हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज से हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और वह विषय है हिंदी व्याकरण। दोस्तों, बहुत समय से मुझे मैसेज, कमेंट और कॉल के माध्यम से छात्रों ने बताया कि सर हिंदी भी शुरू कर दीजिए, तो थोड़ा सा विलंब हो रहा था, लेकिन आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि आपको संपूर्ण हिंदी का अध्ययन, संपूर्ण जीएस का अध्ययन मैं दूं और आपकी जिम्मेदारी है आप अच्छे से नोटबुक लेकर के उससे कंप्लीट रूप से बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं और हमें हिंदी भाषा में सबसे पहले समझना है। आज से शुरू करने हैं हिंदी व्याकरण, हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए उपयोगी ये विषय होता है और बहुत सारे बच्चों को जटिल लगता है कि हिंदी व्याकरण बहुत मुश्किल विषय है, आसान नहीं समझना। ऐसा कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, और जिसमें हमें रुचि होती है, जिस चीज को सीखने में हमें रुचि होती है वो हमें आसान लगती है। इसलिए रुचि बनाएं और अच्छे से समझें और नोट्स बनाएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहला शब्द लिखा है हिंदी। दोस्तों, जो हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया से ईरान एक देश पड़ता है, उसका प्राचीन नाम था फर्सिया। तो ईरान से आर्य भारत आते हैं। जब वो भारत आ रहे होते हैं तो एक नदी थी, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी थी और आर्य जब भारत आ रहे थे तो इसी नदी के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी भाषा में सिंधु को हिंदू कहा। उनकी भाषा थी फारसी। अब उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और इसी हिंदू से बना हिंद, और इसी हिंद पर ए प्रत्यय लगने से हिंदी का निर्माण हुआ। तो हिंदी जो है ये सिंधु नदी, जो आपका सिंधु नदी जिसे हिंदू कहा था ईरानियों ने अपनी भाषा फारसी भाषा में। तो अगर ये प्रश्न आता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस नदी से हुई है, सिंधु नदी से हुई है, और हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। कहां से आए थे लोग? मध्य एशिया से लोग आए थे, उनकी भाषा फारसी थी। अब हिंदी शब्द तो हम समझ गए, लेकिन हिंदी क्या है? एक भाषा है। अब भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? दोस्तों, जो भाषा होती है वह एक धातु, भास धातु से बना है, और भास का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, अपने विचार दूसरे के सामने रखना, उसे भास कहते हैं। तो भाषा मतलब हो गया कि जिस एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरे के समक्ष रखते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा हो गई। अब जब उस भाषा में हम नियम शुरू कर देते हैं, जब उस भाषा में हम नियमों के आधार पर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो भाषा को नियमों के आधार पर पढ़ने को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण। तो व्याकरण जब भाषा को नियमों के आधार पर पढ़ा जाता है, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को दूसरे के सामने रखते हैं। और हिंदी एक ऐसा शब्द था, जो शब्द कहां से आया था? जो शब्द आर्यों ने दिया था सिंधु नदी को हिंदू कह करके। तो यहां तक ये तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब हमें क्या पढ़ना है? हिंदी समझ गए और व्याकरण भी समझ गए। अब हमें समझना है व्याकरण, क्योंकि हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। क्योंकि भाषा जब नियमों के आधार पर पढ़ते तो व्याकरण हो गया, तो हर भाषा में व्याकरण जरूर होगी। अब व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा में व्याकरण के 4 भेद होते हैं। अगर प्रश्न आता है पेपर में कि हिंदी व्याकरण के कुल कितने भेद होते हैं, तो हिंदी व्याकरण के 4 भेद होते हैं। एक वर्ण विभाग, एक शब्द विभाग, एक पद विभाग, एक वाक्य विभाग। ये 4 भेद होते हैं। वर्ण विभाग, शब्द विभाग, पद विभाग, वाक्य विभाग। वर्ण विभाग में हमने वर्णमाला पढ़नी है, वर्तनी पढ़नी है, संधि पढ़नी है। शब्द विभाग में हमने शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पद शब्द में हम जैसे आपका युग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, अनेक शब्दों को यहां पर पढ़ेंगे। पद में हमने क्या पढ़ना है? पद में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़नी है।
और वाक्य में हमने क्या पढ़ना है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्या मिश्रित वाक्य पढ़ना है, इसे हम आगे समझेंगे। तो अब हमने समझना है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक वर्ण विभाग। तो यहां तक हमारे 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक, हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। किस नदी से उत्पत्ति हुई थी, सिंधु नदी से हुई थी। किन लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा था, आर्यों ने कहा था। उसके अलावा हिंदी क्या है, एक भाषा है। भाषा किस धातु से बनी है, भाष धातु से बनी है, जिसका मतलब क्या होता है, हमें मतलब विचार अभिव्यक्त करना। तो भाषा मतलब क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जिससे हम अपने विचार रखते हैं। भाषा को जब नियमों के आधार पर पढ़ते हैं तो उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 भेद होते हैं, एक में हमें वर्ण पढ़ने हैं, एक में हमें शब्द पढ़ने हैं, एक में हमें पद पढ़ने हैं, एक में हमने वाक्य पढ़ने हैं। और आज से शुरू करते हैं वर्ण विभाग में। वर्ण बहुत आसानी से समझेंगे, बस आपकी जिम्मेदारी आप नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे। और जहां जहां हिंदी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, चाहे वो आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप कभी मात नहीं खा सकते अगर आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब वर्ण विभाग की ओर। तो दोस्तों, वर्ण विभाग क्या होता है? अब वर्ण विभाग मतलब, अब वर्ण विभाग में सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, ये लिखा है वर्ण और ये लिखा है विभाग। अब वर्ण को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वर्ण, ध्वनि और लिपि चिन्ह तीनों एक ही होते हैं। वर्ण, ध्वनि, लिपि चिन्ह तीनों के तीनों एक होते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। अब जो वर्ण होता है और ये ध्वनि होती है। अब देखो, जैसे मैंने कहा अ, तो शुरुआत कहां से हुई, ध्वनि से हुई। अब जब मैंने अ कहा या का कहा, अब जब मैंने का कहा और जब मैंने लिख दिया तो वर्ण बन गया। तो कुल मिलाकर के ध्वनि जो होती है उसका लिखित रूप वर्ण होता है और वर्ण जो होता है उसका मौखिक रूप ध्वनि होती है। ध्वनि को जब लिखेंगे वर्ण बन जाता है और वर्ण को जब बोलेंगे तो ध्वनि बन जाती है। अब बात करते हैं, वर्ण हो गया, ध्वनि हो गया, लेकिन वर्ण और ध्वनि तो एक ही है। लेकिन लिपि चिन्ह को भी हम क्यों वर्ण और ध्वनि मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं, जैसे दोस्तों मैंने लिखा यहां पे अ अनार, आ से आम, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। ये मैं लिख रहा हूं। अब मैं लिख रहा हूं ना, तो जब मैंने पहले बोला वो ध्वनि थी और जब मैंने लिखा अब ये वर्ण हो गया। अब यहां पर पहले लिपि चिन्ह हम समझते हैं, लिपि क्या होती है, फिर चिन्हों को समझेंगे। अब लिपि क्या होती है, मैंने अ ऐसे बनाया, आ ऐसे बनाया, क ऐसे बनाया, खा ऐसे बनाया, गा ऐसे बनाया। तो मतलब लिखने का तरीका, जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका। अब यहां पर जब मैं अ बना रहा था तो मैंने इस प्रकार से ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, तो चिन्ह हो गए ने, चिन्हों के माध्यम से तो मैंने बनाया, तो ये लिपि हो गया। जैसे अ, आ, क, ख, ग, तो जिन चिन्हों से मैंने सबको लिखा है उनकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। इसलिए लिपि और चिन्ह जो होते हैं, ध्वनि को भी और वर्ण को भी लिपि चिन्ह कह सकते हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूं, जैसे माना मैंने यहां पे लिखा क। अब जैसे मैंने यहां पे क लिखा तो क लिखते ही क्या हुआ, ये वर्ण बन गया। अब इसको लिखने के लिए मैंने जिन चिन्हों का प्रयोग करा वो चिन्ह हुए, और जब मैं इसे पूरा लिख दूंगा तो वर्ण बन जाएगा, और जिस तरीके से लिखूंगा तो लिपि बन जाएगा। तो लिपि, चिन्ह, ध्वनि और वर्ण एक ही जैसे होते हैं। अब जैसे ये है, माना जैसे मैंने लिखा है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अभी ए लिख दिया ना मैंने कंप्लीट। अब पहले ए के लिए मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, तो ये चिन्ह का यूज किया ना। अब जब मैंने कंप्लीट लिख दिया, ये अल्फाबेट हो गया, और ये किस लिपि में है, रोमन लिपि में लिखे गए हैं। तो सिंपल सी बात है
कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण ही ध्वनि होती है और ध्वनि ही लिपि चिन्ह होते हैं। अब समझते हैं, क्योंकि वर्ण विभाग में वर्ण समझ लिया, और वर्ण विभाग में जो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे बोलते हैं? तो वर्णमाला मतलब होता है वर्णों या लिपि चिन्हों, जैसे मैंने अभी लिपि चिन्ह बताए थे, लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब जहां पर हम वर्णों का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने लग जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो होती हैं क्रमबद्ध अध्ययन होता है किसका? ये तो वर्णों का या लिपि चिन्हों का, और वर्णों लिपि चिन्ह एक ही चीज है, या ध्वनि भी एक ही चीज है। तो अब हमने समझा कि वर्णमाला। अब देखो यहां पर दो प्रश्न आएंगे। पहले क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, मतलब हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं या वर्णों के भेद कितने होते हैं। अब समझते हैं, हिंदी वर्णमाला को आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं 52। अगर प्रश्न आता है कुल कितने वर्ण होते हैं 52, और वर्ण के कितने भेद होते हैं, तब आप लिखोगे 2। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब पहले स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों स्वर मतलब होता है ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जिसमें हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे ओ से अनार, आ से आम, सॉरी, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। तो ये हो गया जो स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, हम किसी दूसरे की सहायता नहीं ले रहे हैं। जबकि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन मतलब होता है जो स्वर की सहायता से ही उच्चारित हो, बिना स्वर की सहायता से आप जिसे उच्चारित नहीं कर सकते हैं, आप उसे व्यंजन कहते हैं। अब कैसे स्वर की सहायता के बिना कैसे नहीं कर सकते? जैसे मैंने कहा क, और जब मैं क से कबूतर कह रहा हूं, क कह रहा हूं, तो क में किसका साउंड आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है? अ। तो क किससे मिलकर बन रहा है? क प्लस अ, तब जाकर क का निर्माण हो रहा है। अगर मैं बोलूं ही ना तो तब तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं व्यंजन में तभी बोल सकता हूं जब मैं साथ में स्वर भी यूज करूं। तो यहां पर मैं चाहे क के साथ अ बोलूं तब क मैंने बोला, ख के साथ आ बोला तब मैंने ख बोला, ग के साथ अ बोला तब मैंने ग बोला, या बड़ी आ भी बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा का, तो का के साथ मैंने क्या साथ में मिलाकर बोला? आ। का पे बड़ी आ मिलाकर तब मैंने का कहा। या मैंने की कहा, की मतलब छोटी ई, छोटी जब मैंने मिलाई तब मैंने की कहा, की। ठीक है। तो यहां पर जब मैं स्वर को जब मैं स्वर के साथ उच्चारित करूंगा तब जाके व्यंजन का निर्माण होगा। अब यहां पर जब स्वर और व्यंजन एक साथ उच्चारित होते हैं तो उन्हें अक्षर कहा जाता है। यह अक्षर होता है जब स्वर और व्यंजन एक साथ उच्चारित होते हैं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जब दोनों को हमने एक साथ उच्चारित किया तब क्या बना? का बना। तो का क्या बन गया? का हो गया आपका अक्षर। तो अक्षर की डेफिनेशन क्या होती है? अक्षर स्वर और व्यंजनों के साथ जब हम एक साथ उच्चारित करते हैं स्वर और व्यंजन को तब उसे अक्षर कहते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है परोपकार। ठीक है, परोपकार। अब मैं यहां पे आपसे पूछूं कि ये बताओ कि परोपकार जो शब्द है, इस शब्द में कुल कितने अक्षर हैं जो स्वर के साथ बोले जा रहे हैं? तो देखो कितने, एक तो पा हो गया,
एक रो हो गया, 2 एक पा हो गया, 3 एक का हो गया, 4 एक रा हो गया। 1 2 3 4 5 कुल अक्षर है परोपकार में। लेकिन मैंने कहा कि इस परोपकार में कुल कितने वर्ण हैं, तो उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। अब मैं कुल वर्ण कह रहा हूं तो आप क्या करोगे, ये जो अक्षर पा है इसको तोड़ दोगे, तो पा पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी अ की। उसके बाद रा पे कौन सी मात्रा लगी है, ओ की। उसके बाद पा पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी अ की। फिर का पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी आ की। फिर रा पे कौन सी मात्रा लगी है, छोटी आ की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो परोपकार में 10 वर्ण हैं, लेकिन परोपकार में केवल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे तोड़े जा रहे हैं। मैंने ओ अलग कर दिया, यहां पर पा से आ, रा से ओ अलग कर दिया। तो बच्चों ऐसा होता है, दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे माना मैंने यहां पर, अभी जब मैं आपको मात्राएं पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे माना मैंने यहां पर एक और शब्द लिख दिया, मैंने शब्द लिख दिया महोदय। अब मैं आपसे पूछूं कि महोदय में कितने अक्षर है, तो आप कहोगे कि 1 2 3 4, मां है, हो है, दा है, या है, 4 अक्षर है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने वर्ण हैं, तो आप क्या करोगे, अब मां पे कौन सी मात्रा है, छोटी अ की। फिर हा पे कौन सी मात्रा है, ओ की। फिर दा पे कौन सी मात्रा है, ओ की, छोटी आ की। फिर या पे कौन सी मात्रा है, या पे छोटी आ की। तो कितने बन गए हैं, ये बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्ण हैं और अक्षर कितने हैं, 4 हैं। तो वर्णमाला, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्यंजन को ऐसा क्यों कहते हैं कि ये स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ये स्वर की सहायता से इसलिए बोले जाते हैं, अगर हम स्वर का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, चाहे का बोलो, चाहे की बोलो, चाहे कु बोलो। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हमने समझा कि अगर यहां पर एक और चीज हमने समझी कि अगर हम स्वर को और व्यंजन को एक साथ बोलेंगे, मैंने कहा क, तो जब मैंने एक साथ बोला, क्योंकि क और अ से मिलकर बना है, तो क्या बना, वो अक्षर बना, और अक्षर का कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब हम समझते हैं स्वर का वर्गीकरण करते हैं, फिर हम वर्णमाला का वर्गीकरण करेंगे। क्या यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब समझते हैं स्वर का वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों। और स्वर का वर्गीकरण जो दूसरी क्लास आपकी कल होगी उसमें आपको पूरी बहुत अच्छे से समझा जाएगा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। और ये क्लासेस लगभग 1 महीने में आपकी हिंदी कंप्लीट कर दूंगा। और ये जो नोट्स होंगे आपके हर लेवल के पेपर में, चाहे आप किसी भी लेवल के पेपर देते हो, कभी मार नहीं खा सकते। और मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स अच्छे से बनाएं। जो चीज समझ में नहीं आए कमेंट जरूर करें, ताकि मैं उसे और भी आगे से समझा सकूं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। तो आप भी थोड़ा सा कमेंट और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा दें, क्योंकि मन का खेल है, आत्मविश्वास का खेल है। मुझे लगेगा कि जब आप अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहे हो तभी मैं आगे के लिए बढ़ने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगेगा कि यार जो मैं पढ़ा रहा हूं शायद आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, या मेरी मेहनत अच्छे से रंग नहीं ला रही है, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। मैं यही उम्मीद करता हूं। तो बने रहें, कल हम समझेंगे स्वर बहुत अच्छे से, फिर हम समझेंगे व्यंजन बहुत अच्छे से। और आज अच्छा लगा होगा जितना भी पढ़ाया। बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।